आप भी माशाल्लाह रूहानी शख्सियत भी हैं, दीनी शख्सियत है। थैंक यू। तो आप इसको बखूबी समझते हैं कि हमारा मजहब इस्लाम जो है उसमें 5% ऑब्लिगेशंस है, फ़राइज़ है और 95% अखलाकियात है, एथिक्स है। मेरे वालिद साहब पढ़े लिखे आदमी थे। वो जब मुझे घर से ही मुझे पढ़ाते थे तो मुझे ज़मीन के ऊपर दुनिया का एक नक्शा बना के दिखाते थे। तो वो जब दुनिया का नक्शा बनाते तो मुझे ऐसे ही लगता जैसे ये हमारे गाँव का नक्शा है। तो मेरे वो एक अक्स बैठा हुआ था और मेरे में एक तशनगी थी कि मैंने दुनिया को विजिट करना है। जो सबसे बड़ा जो मैसेज, सबसे बड़ी जो तरबियत हमने वहाँ से पाई बरतानिया से, वो ये है कि डोंट एक्सेप्ट बट रिस्पेक्ट, कि आप किसी को कबूल करें या ना करें लेकिन इज्जत लाज़मी है। जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है जिसको मैं कहता हूँ वो टेक्नोलॉजी का है। सही। कि आलमे इस्लाम ने यकसर टेक्नोलॉजी से अपनी आंखें बंद करके रखी। जो मगरब वाले हैं ना वो तवक्कल ज्यादा करते हैं, उनका खुदा पे ज्यादा यकीन है और वो अल्लाह पे इतना अंधा यकीन रखते हैं और अल्लाह के बाद वो मेरिट पे यकीन रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन बहुत शुक्रिया। आज मैं आपसे एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात करने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान में पैदा हुए और दुनिया से बाहर निकले और 85 ममालिक ये सैर कर चुके, तमाम बर आज़म, मगरब, यूरोप, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, तमाम कंट्रीज़। ये बेसिकली सहाफ़ी हैं और सहाबत के साथ साथ इन्होंने पहले दिन से बिज़नेस को फोकियत दी और जो एक नज़रिया और काज था उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। ये बड़ी प्यारी शख्सियत हैं। मैं ज़्यादा देर हायल नहीं रहना चाहता। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट आपसे ये बातें करें और आप इनकी बातें सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। ये मेरी ख्वाहिश है कि 2-3 हम इसके एपिसोड बनाएं ताकि हमें पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम कहाँ खड़े हैं। अफजल साहब बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप पैदा तो नारवाल के किस गांव से हुए, क्या बरादरी है, आप गांव में कितना पढ़े, लाहौर कितना पढ़े, शुरू हम यहाँ से करते हैं। जी बहुत शुक्रिया पीर साहब। मेरा जनाब नारोवाल जो है नेटिव सिटी है। नारोवाल में राजपूत बरादरी का एक सबसे बड़ा गांव है नडाला सलैरिया। सही। वहाँ से मेरा तल्लक है, वहाँ की पैदाइश है मेरी और मैंने मैट्रिक भी वहाँ से ही किया। मैंगड़ी एक स्कूल है, थोड़ा तारीख साज स्कूल है और मैंगड़ी की तारीख ये है कि गुजरांवाला बोर्ड में कभी कभार 3 पोजीशनें मैट्रिक में मैंगड़ी स्कूल की होती। मैंने सुना था कभी कि वहाँ पहला स्कूल है नारवाल का, जिले का, वो हॉस्टल भी वहाँ मौजूद है। जी बिल्कुल, वो गवर्नमेंट का स्कूल था, 300 बच्चों का हॉस्टल मौजूद था और एक बड़े तारीख साज टीचर थे चौधरी मोहम्मद अली साहब। सही। चौधरी मोहम्मद अली साहब को अगर मैं मैंगड़ी स्कूल का 90% क्रेडिट सिर्फ एक शख्सियत को दूं तो वो चौधरी मोहम्मद अली साहब को था। आपको पता है मैं भी नारवल से हूँ, तो हमारे एक क्लास फेलो थे, उसने कहा मैं तो स्कूल में जा रहा हूँ, तो हम तो बड़े उसको उस वक्त हमने फख्र किया, अच्छा आप वहाँ पढ़ोगे, तो हम सब खतरे पढ़ते रहे। जी आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, मैंगड़ी में गुजरांवाला से बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, सरगोदा से आते थे, लाहौर से जाते थे। हमारे साथ हॉस्टल के अंदर सरगोदा से भी लोग थे, मंडी भावदीन से भी लोग थे, गुजरांवाला से, फिर लाहौर से लोग वहाँ पे जाके हॉस्टल। क्या खूबी है उस स्कूल के अंदर कि भाई नारवाल लोग पढ़ने जा रहे हैं, नारवाल की बॉर्डर पे पढ़ने जा रहे हैं, शकरगढ़ जो तहसील है, खूबी क्या है उसका? अच्छा, खूबी किसी भी अदारे की हो या किसी भी कंट्री की, जो लोग अपने सिस्टम को डेवलप कर लेते हैं, सिस्टम को जो लोग फोकस कर लेते हैं, वो अदारे भी आगे चले जाते हैं, वो कंट्री भी आगे चले जाते हैं। मैंगड़ी वो स्कूल था जिसमें 300 बच्चा हॉस्टल में रहता था और 300 का 300 बच्चा ये सोचता था कि चौधरी मोहम्मद अली साहब उसकी चारपाई की बैठ पे खड़े। वाह वाह, क्या बात। उसका सिस्टम था। एक बड़ा टाइम था लंच का भी और रात को डिनर का भी। उसके अलावा किसी की जुर्रत नहीं थी किसी बच्चे की कि वो साथ ही एक बस स्टॉप था, अड्डा उसको कहते थे, नूरकोट अड्डा, वहां कोई बच्चा जा नहीं सकता। नूरकोट अड्डा। चौधरी मोहम्मद अली ने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो थी वो वक्फ कर दी स्टूडेंट्स के लिए, मैंगड़ी स्कूल के लिए। तो हम ये समझते हैं कि मैंगड़ी स्कूल ने अपना सिस्टम इतना अच्छा डेवलप किया कि सिस्टम की बदौलत ही वहां के 3-3 बच्चे, 2-2 बच्चे हर साल बोर्ड से पोजीशन लेते। सही।
और जो करोड़पति मिलियनेयर लोग थे गुजरांवाला लाहौर में रहने वाले, वो अपने बच्चे पाकिस्तान की एक बैकवर्ड तहसील शकरगढ़ वहां के एक देहात के हॉस्टल में भेजते सिर्फ तालीम दिलवाने, तरबियत और तालीम। थैंक यू। बिल्कुल, तरबियत पीर साहब आपने बात कर दी। हम ये समझते हैं कि जो स्कूल है वो आपको सर्टिफिकेट देता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी डिग्री जरूर आपको देती है, तरबियत नहीं देती। सही। तरबियत में आपके टीचर और आपके पेरेंट्स का बहुत हाथ होता है। ठीक बात। अगर रिलीजियसली हम कहें तो फिर जो हमारे मौलाना हजरात हैं उनका भी तरबियत में बड़ा, आपको कहने का मकसद ये है कि जो सर्टिफिकेट होता है, जो सनद होती है, वो फाइल में लग जाती है, तरबियत बंदे के साथ साथ चलती है, तरबियत इंसान के साथ साथ चलती है, क्योंकि आप भी माशाल्लाह रूहानी शख्सियत भी हैं, दीनी शख्सियत है। थैंक यू। तो आप इसको बखूबी समझते हैं कि हमारा मजहब इस्लाम जो है उसमें 5% ऑब्लिगेशंस है, फ्राइज है, और 95% अखलाकियात है, एथिक्स है। तो आपने कहाँ एजुकेशन हासिल की? मेरा मैट्रिक जो है वो तो वहाँ का ही है, नारवाल का ही। उसके बाद मेरी सारी तालीम लाहौर की है। लाहौर से मैंने FSC की, फिर मैंने ग्रेजुएशन की, फिर मैंने MBA किया। MBA करके मैं सऊदीया चला गया। चूंकि मेरे वालिद साहब, मेरे भाई, हमारी फैमिली सऊदीया में सेटल थे सब लोग। सही। तो मेरे भाई तीनों मिनिस्ट्रियां। किस साल में आपके वालिद साहब गए, बड़े भाई गए सऊदीया? ये 72 की बात है। 72 की, यानी मेरी पैदाइश से भी पहले। तो फिर मेरे भाई जो थे वो भी चूंकि बड़े थे, वो उनका मेरे बड़े भाइयों का और मेरी एज में 15 से 16 साल का डिफरेंस है। तो आई वाज यंगर वन। तो सऊदीया में हम लोगों ने काफी टाइम होल फैमिली ने गुजारा। सऊदीया में आप कहाँ कहाँ रहे? सऊदी अरेबिया में रियाद सिटी जो उनका कैपिटल है, वहाँ मेरे भाई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में थे, प्लस पेट्रोल पंप जो थे वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे हमने लिए हुए थे 2। सही। तो हमारा वहाँ पे बिजनेस था। थोड़ा सा अगर हम फिलहाल पाकिस्तान में रहें, तो जब आप लाहौर आए क्या हालात थे? घर से कैसे आप पढ़ने के लिए आए? और फिर यहाँ आपके जो दोस्त हैं जिन आज भी आप याद करते हैं, जिनसे आप मुलाकातें रखते हैं, कोई कुछ नाम? मेरी फैमिली जो थी, मेरे वालिद साहब, मेरे चचा, वो सारे रोशन ख्याल लोग थे। शुरू से लाहौर वगैरह का टच था, इंटरनेशनल लाइफ का भी टच था मेरे, यानी ब्रॉट अप से पहले ही। तो लाहौर में जब मैं आया तो मैं, हमारे कोई इमीडिएट फैमिली लाहौर में उस टाइम नहीं थी। तो मेरे दोस्त थे मेरे भाई के, मैं उन्हीं के घर रहता था, वो गाड़ी पे छोड़ने जाते हैं। बड़ी अहम बात की, जब हम नए नए लाहौर में आए तो यहाँ सोने के लिए जगह नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम ये समझते थे कि लाहौर, जब आज नए लोग आते हैं उन्हें इस चीज़ की कदर नहीं है, हमारी औलादों को इस चीज़ की कदर नहीं है। किन हालात में हम छोटे शहरों से, छोटे देहातों से निकले और लाहौर शिफ्ट हुए। मैंने अपने बच्चों को UK की इमिग्रेशन दिलवाई, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आपको इसकी कदर नहीं है, इसकी कदर मुझे है, क्योंकि मुझे ये इमिग्रेशन लेने में 10 साल लग गए। कदर तो करते हैं बच्चे, लेकिन करते मेरा मरने के बाद है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लाहौर में जी फिर हम एक बहुत अच्छा हमारा एक ग्रुप था। अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे ऊपर कि मेरे स्कूल के दोस्त भी आज तक सब मिलते हैं, मेरे कॉलेज के दोस्त भी मिलते हैं, मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त भी मिलते हैं। सही। सऊदी अरेबिया के दोस्त भी मिलते हैं, जहाँ जहाँ लाइफ हमने गुजारी। तो किन किन ममालिक में आपने विजिट किया? कुछ सऊदीया की यादें, कुछ दीगर ममालिक की यादें? जी, मेरी रेजिडेंसी जी 3 ममालिक में रही है, जिसके अंदर मैंने बिजनेस किया या जॉब की, या मैंने वहाँ पे अपने जो परमानेंट रेजिडेंस थी। सऊदीया पहला कंट्री था, फिर दूसरा दुबई है और UAE, और थर्ड वन जो है वो UK यूरोप है। रेजिडेंसी तो मेरे पास चौथे पुर्तगाल की भी है, लेकिन ये है कि जो मैं रहा, जिसमें बिजनेस किया, जिसके अंदर मैं अपना लाइफ को मैंने बनाया, लाइफ का एक सेटअप सारा चेंज किया, वो ये 3 ममालिक। 85 ममालिक की आपने सैर की, कोई पैशन है आपके पीछे, कोई तड़प है या कुछ मजबूरियां? किन हालात में आपने 85, यहाँ तो हम 85 सिटी नहीं देख पा रहे पाकिस्तान में रह के, आपने 85 ममालिक देख लिए। मेरे वालिद साहब पढ़े लिखे आदमी थे। वो जब मुझे घर से ही मुझे पढ़ाते थे, तो मुझे ज़मीन के ऊपर दुनिया का एक नक्शा बना के दिखाते थे। मेरे वालिद साहब अर्ली ब्रिटिश आर्मी में थे, वो 5 ममालिक वो भी कर चुके थे। तो वो जब दुनिया का नक्शा बनाते तो मुझे ऐसे ही लगता जैसे ही हमारे गांव का नक्शा है। तो मेरे वो एक अक्स बैठा हुआ था और मेरे में एक तशनगी थी कि मैंने दुनिया को विजिट करना है। सही। जब मेरी ये नीयत थी, तो कुरान पाक में भी है, इन्ना माला माल बिन नियत। तो मैं जब दुबई के अंदर मेरा एक कंपनी के साथ MOU साइन हो गया, तो वो कंपनी हमें हर 2 माह के बाद 2-3 ममालिक में भेज देती थी। हम वहाँ पे प्रॉपर्टीज के प्रोजेक्ट्स करते थे।
उसके अलावा चूंकि मैं इंटरकल्चर का स्टूडेंट हूँ, मेरा लिटरेचर भी है जी, तो ये भी एक वो तो मैंने आना है आपके पास, उस हवाले से सवाल करूंगा। तो एक आपने वाकया बताया था कि कोई बंदा दौड़ गया फ्रॉड करके साथ, आप कराची गए, वो वाकया क्या है? अच्छा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आई वाज जस्ट 25 ईयर्स ओल्ड, तो मैं सऊदी अरेबिया में था, तो मैंने कोई 80 लाख की कोई शिपमेंट मैंने मंगवाई थी वहाँ, टावल अहराम और चिल्ड्रन गारमेंट। किस साल की बात है ये 2000 की बात है। ठीक है, तो नहीं कि उस वक्त 80, आज का तो 5 करोड़ होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो सऊदीया में मोस्टली लोग वहाँ रहने वाले जानते हैं कि जो कफीलों के सिस्टम है वो बड़ी पचीदा किस्म के सिस्टम है। तो वो शिपमेंट कुछ लेट हो गई थी, तो मैं पाकिस्तान आ गया कुछ देर के लिए, तो मेरे कफील ने मेरे जाने से पहले वो सेल आउट कर दी थी। तो मैंने फिर उस पे केस तो किया, लेकिन वहां पे केस आपकी नहीं सुनता क्योंकि आप वहाँ की नेशनलिटी आपके पास, थैंक यू वेरी मच, गुलामी का कंसेप्ट मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। तो फिर मैं पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान चूंकि ये मेरी एक 2-3 टर्म्स होती हैं एक्सपोर्ट के अंदर, कोई 40 दिन का क्रेडिट होता है, 60 डेज का क्रेडिट होता है, कुछ CAD कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स होता है। पहले तो शिपमेंट कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स ही थी, लेकिन मैंने फिर उनको करवा लिया, क्रेडिट ले लिया उनसे 40 दिन का, ठीक है, क्योंकि वो लेट हो गई थी। जब लेट हो गई तो जब कफील ने सेल कर दी, खैर मैं वापस आया फिर 2 अपने कपड़ों में, तो मैं वो जो मिल ऑनर थे मैं उनके पास चला गया। जब मैं वहां गया तो मेरी चूंकि नीयत मेरी बड़ी साफ थी, ट्रांसपेरेंट थी, तो मिल ऑनर जो था वो बड़ा, कह लें उसको कि बड़ा दीदा दानिस्ता, नशेबो फराज जानने वाला, कलिहाट किस्म का बिजनेसमैन था बंदा जी। वो उसने जब सारी स्टोरी सुनी तो वो मेरे से सुन के ना अपनी वार्डरोब की जानब चला गया। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये बंदा पता नहीं कोई मुझे शूट करने लगा है, क्योंकि मैं बच्चा था, 25 ईयर्स थी मेरी, जो एक कल्चर है हमारे, जो हमारे। लेकिन उसने वार्डरोब से एक 50,000 की एक कॉपी निकाली, उसने मेरी जेब में डाली। उसने कहा कि बेटा तुम सेक्रीफाइस करने वाले हो, कमिटेड हो, इसलिए तुम मेरे पास आए हो। इतनी बड़ी बात है कि जो बंदा जिसका आप नुकसान बेज़ाहिर वक्ती तौर पे 5 करोड़ का करने वाले हैं, कर चुके हैं, बंदा दौड़ गया, हाँ जी, वो बंदा आपको 50,000 रुपये इनाम दे रहा है। उसने कहा आप सऊदीया से आए हैं, आपके पास पैसे नहीं होंगे, ये आप रखें। और मेरी आधी कास्ट थी, आधा मेरा प्रॉफिट था, आपके पास जब भी पैसे आएंगे आप आधे मुझे दे दें। अल्लाह, यानी ऐसे ताजर पाकिस्तान में मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है जी, पाकिस्तान के अंदर बड़ी। उन्होंने कहा कि जो आपका लॉस हुआ है हम उसको 50-50 कर देते हैं। 50-50 कर दिया। कितनी बड़ी बात है। और इससे बढ़ के ये कि मेरी नीयत इतनी साफ थी कि परवेज मुशर्रफ का नया दौर आया था, मैं प्रॉपर्टीज के अंदर मैं जंप कर गया। तो प्रॉपर्टीज के अंदर मैंने 6 से 7 माह में उसका 40 लाख रुपया उतार दिया था। क्या बात, क्या बात। क्योंकि मेरी नीयत साफ थी और देने की थी। माशाअल्लाह। अब देखिए ना, ये बहुत बड़ा सबक है इसके अंदर कि अगर बंदा लोगों को देने वाला बन जाए, डिलीवर करने वाला बन जाए, तो आगे पे अल्लाह करम फरमा देता है। हाँ बिल्कुल। अब ये बताइए कि ये जो आपने विजिट किए 85 ममालिक में, इसके पीछे आपका क्या रीज़न थी, क्या आपने सीखा, जो आप बैनुल मज़ाहब के ऊपर काम कर रहे हैं, इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए। पीर साहब, कोई मोस्टली 30 कंट्रीज के विजिट तो हमने प्रोजेक्ट्स करने हम लोग जाते थे। तो जब भी प्रोजेक्ट करने जाते तो फिर वहाँ के कल्चर का, वहाँ की हिस्ट्री का भी नॉलेज ले लेते। मेरी जो तशनगी थी वो फिर बढ़ती गई इस तरह से, डिफरेंट कंट्रीज में जाना, डिफरेंट कंट्री के कल्चर को समझना और उनको प्रैक्टिकली देखना, इंटरेक्शन करना, वो एक एक्सपोजर आपका ना बढ़ जाता है। ठीक है। तो उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट्स हमारे बंद हुए दुबई से, तो मैं यूके चला गया। जब मैं यूके मूव कर गया तो फिर यूके की रेजिडेंसी मेरे पास 2 साल बाद ही आ गई थी। तो 28 ममालिक तो यूरोप के बन जाते हैं, सही। कोई 12-13 ममालिक मिडल ईस्ट के टोटल बन जाते हैं। तो मिडल ईस्ट में मैं मोस्टली जाया करता था, जो शाम है, इराक है। चूंकि इराक से दुनिया का आगाज हुआ, मेरी रिसर्च के मुताबिक जो दुनिया की 2 सिविलाइजेशनें हैं, एक तो मेसोपोटामियम जो ओल्डेस्ट है जी, और सेकंड ओल्डेस्ट हमारी अपनी मौजूदा की है। सही। तो मैं इराक का शहर है हिल्ला, जैसे कुरान पाक में हदाइकल बाइबल का जिक्र है जी, तो बाइबल वही सिटी था जो आज का हिल्ला, नया नाम उसका हिल्ला है। सही। ये वही शहर है जिसको अल्लाह ताला ने कौमे लूत जिसमें थी, और ये शहर उल्टा हो गया था, और इसके पहलू में दूसरा शहर और था जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शहर था, और ये दोनों शहर उल्टे हो गए थे।
और ये करीब करीब और उस टाइम के अंदर यानी 4000 साल पहले ये दुनिया में तजारत का गहवारा समझे जाते थे। अच्छा। तो फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती भी चूंकि वहां लगी थी, और ये जो हिला सिटी है ये 3 कंट्रीज का कॉर्नर बनता है, ये टर्की का, इराक का और सीरिया का कॉर्नर बनता है। सही। तो वहां ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लगी। तो मैं वहां पे जाके, मेरी एक किताब है इंसान, सकाफत और मज़हब, अच्छा, हाँ जी, इंटरकल्चर की किताब है वो, तो मैंने उसकी रिसर्च सारी वहां पे जाके, ठीक है जी। तो ये सारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज, फिर जो GCC है, गल्फ कंट्रीज कम्युनिटी, ये 12। ये तफरीक क्या है मुस्लिम में, हिंदू में, सिख में, ईसाई में? अब देखिए, आप मगरब यूरोप में रहते हैं, आपने इस्लामिक कंट्रीज में रहे, आप खुद उसको फेस कर रहे होंगे कि सामने यहूदी है, दाएं साइड पे हिंदू है, एक साइड पे सिख है, एक साइड पे मुसलमान है। देखो मुआशरा फिर भी आगे चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होता। इसकी उन सोसाइटीज़ की, उन ममालिक का जो एक उनको बेनिफिट है, जो एक उनको एक इनका सिस्टम आगे कैसे चल रहा है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। बुनियादी तौर पे अगर वही सिस्टम हमारे यहाँ पे हो जाए ना, मल्टी फेथ मल्टी कल्चरल सोसाइटी बन जाए, तो हमारा सिस्टम भी आगे बढ़ जाए। सिस्टम आगे हमारा बढ़ इसलिए नहीं रहा कि हम मल्टी फेथ मल्टी कल्चरल सोसाइटी नहीं है। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे आपकी तवज्जो जो है मरकूज करवाना चाहूँगा कि अगर आप पूरी दुनिया को देखें, आप फार ईस्ट, फिर उससे आगे आप न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया से आप आ जाएं, फिर जापान, कोरिया, ये चाइना होते हुए अपने इधर साउथ एशिया में आ जाएं, मिडल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में चले जाएं, पूरी दुनिया को विजिट करें, तो पूरी की पूरी इंसानियत जो है वो सेम बर्थ प्रोसेस जो है वो शेयर करती है। सही। अगर वो सेम बर्थ प्रोसेस शेयर करती है, इट मीन्स कि टेक्नोलॉजी एक ही है इंसान को बनाने, और वो टेक्नोलॉजी, वो इंसान की जो बनावट है, इंसान की जो क्रिएशन है, वो एक ही जात, नेचर एक ही इंसान, हाँ, वो एक जात है जो करती है, और वो अल्लाह करीम की जात है। अल्लाह करीम को हम इस्लाम के अंदर अल्लाह भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, अल्लाह करीम के बड़े नाम हैं। इस तरह हिंदू लोग जो हैं वो भी उसको कोई भगवान के नाम से पुकारता है। फिर ये जो पारसी लोग हैं वो आहो रामस्ता के नाम से। हिंदू भी बुनियादी तौर पे अल्लाह को ही मानते हैं। जी बिल्कुल, अल्लाह को मानते हैं। उन्होंने आगे फिर आपने छोटे छोटे जो भी उनके कल्ट बने हुए हैं जो कहते हैं हमारे बड़े देवता हैं, लेकिन जो दुनिया की क्रिएशन है ये एक ही गॉड ने। इसी तरह जो पारसी मजहब है, हिंदू पता नहीं मुझे सवाल करना चाहिए या इसको ऑनर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हिंदू मैयत को जला कैसे देते हैं, इसको मैं नहीं समझ। इतने ज़हीन फतीन पढ़े लिखे लोग होते हैं, इस पे कभी आपने किसी बड़े हिंदू से सवाल किया हो? जी बिल्कुल, मेरे मुख्तलिफ सवामी हैं जिनसे मेरा बड़ा तबादला ख्याल हुआ, और जो उनका कॉन्सेप्ट है वो आलमोस्ट तमाम मज़ाहब के अंदर पाया जाता है। बुनियादी तौर पे जैसे हमारा वहदतुल वजूद का कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर है कि जो रूह है ये एक गॉड पार्टिकल है, खुदा का ही हिस्सा है, और जब इंसान मर जाता है तो रूह परवाज करके जाके अपने क्रिएटर के साथ मिल जाती है। सही। अच्छा, हिंदुओं का भी यही कॉन्सेप्ट है कि रूह तो जाके मिल चुकी है, ठीक है, तो ये उनका मौक़िफ़ है, ये उनका गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, माइट बी रॉन्ग, माइट बी राइट। हम तो आपसे नॉलेज के लिए पूछने पड़े, यहाँ हमारे मुआशरे में बड़े मसाइल हैं, बड़े मसाइल। तो हम इस पे ये बात करते हैं कि जो हिंदू है उनका ये बिलीव है कि रूह तो प्रवास कर गई, भगवान के पास पहुंच गई, और जो बॉडी है ये मिट्टी की है, इसको हम जला देते हैं। जैसे कि पारसी मजहब है, मिट्टी में दफन क्यों नहीं करते? ये उनका बिलीव नहीं है। उनका बिलीव ये है कि उनको जैसे हमारा, अगर ये उनका कंसेप्ट है तो इंसान तो मिट्टी से बना है, आग से तो बना नहीं है। हाँ जी। अच्छा, जो जिस तरह से हमारा पाक होली वाटर है ना, आबे ज़मज़म, इस तरह वो गंगा को पाक अपना होली वाटर कहते हैं ना, होली रिवर कहते हैं। तो वो कहते हैं कि मिट्टी को मिट्टी में मिला के हम होली वाटर के अंदर बहा देते हैं। ठीक हो गया, उनका कंसेप्ट है। मन तो कहता है इसका कोई, इसकी लिमिट नहीं होती है, दलील दर दलील आ सकती है। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे पारसी मजहब है, पारसी मजहब को हमारे उलमा इकराम, जो फुकाहा लोग हैं, वो तो डिवाइन रिलीजन नहीं मानते, लेकिन जो मुहक्किक है, तहकीककार है, वो उसको डिवाइन रिलीजन मानते हैं, क्योंकि जो ज़रतुश्त था वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल कबल था। सही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आलमोस्ट 1100 साल के लगभग वो कबल था। तो वो ज़रतुश्त की जो तालीम है वो भी इस्लाम की। मेरा सवाल शायद उसी जगह पे मौजूद है
कि जो हमसायों वाला मैंने सवाल किया था कि हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सारे रह रहे हैं, उसका कैसे हम अपनी सोसाइटी में उस चीज़ को रवाज दे सकते हैं या इत्तेदाल में आ सकते हैं, वो माशरा आगे कैसे बढ़ा? जी, बुनियादी तौर पे जो आपको दुनिया का इंग्लैंड का गोरा है ना, हम गोरा सिर्फ कहते हैं कि वाइट पीपल ऑफ इंग्लैंड, यानी यूरोपियन को गोरा नहीं कहते, स्कॉटिश को गोरा नहीं, वाइट पीपल ऑफ इंग्लैंड। अच्छा, वो बड़ा बैलेंस इंसान है। उसने हमें एक चीज़ टीच की है जो हम समझते हैं कि जो सबसे बड़ा जो मैसेज, सबसे बड़ी जो तरबियत हमने वहाँ से पाई बरतानिया से, वो ये है कि डोंट एक्सेप्ट बट रिस्पेक्ट, कि आप किसी को कबूल करें या ना करें लेकिन इज्जत लाजमी करें। वही लोग हैं वो कहते हैं आपका अपना खुदा है, हमारा अपना खुदा है, आपके अपने रिलीजियस थॉट्स हैं, हमारे अपने हैं, हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें या ना करें लेकिन रिस्पेक्ट लाजमी करें। तो वो मुआशरा जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करता है अपार्ट फ्रॉम रिलीजन, कल्चर, कम्युनिटी, रेस, यानी वो नस्ल से, कलर से बालातर होके वो इंसान को सिर्फ इंसान समझता है। ठीक। तो इस बुनियाद पे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम सब इंसान और अपना अपना हर बंदे का बिलीव है, ना किसी को छेड़े तो ना किसी को तंग। मैं एक लाइन यहाँ लाजमी कहना चाहूँगा कि पाकिस्तानी मुआशरे का, हमारे मुआशरे का जो सबसे बड़ा जो सेंसिटिव पहलू है वो यही है कि हमारे रवैये के अंदर तशद्दुद है, हमारे रवैये जो है वो। अब तो सब पुलिस केस तो वहीं पे भी होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, पुलिस हर मुल्क पे मौजूद है, वहाँ लोग कॉल करते हैं जो उनकी कॉल हेल्पलाइन है, पुलिस की हेल्पलाइन है। यहाँ लोग 15 पे कॉल नहीं करते, यहाँ लोग कानून को हाथ में ले लेते हैं। इसको कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, वहाँ लोग ये समझते हैं कि पुलिस जो है वो हमारी मददगार है, हमें हेल्प आउट करेगी। इवन के जो एडवांस कंट्रीज का सिस्टम है उसमें आपके घर में भी पुलिस का आना रूटीन समटाइम बन जाती है। आपका अगर बच्चा बात नहीं आपकी मान रहा, या पेरेंट्स बच्चों के और माँ बाप के ख्यालात में फ़र्क होता है, समटाइम जो बच्चे हैं वो माँ बाप उनको डांट देते हैं, उस पर भी वो पुलिस बुला लेते हैं। वहाँ पे हर चीज़ की एक अखलाकियात है, वो आके लिमिट्स जो है वो तय कर देते हैं। अच्छा, जहाँ भी जब भी पुलिस वहाँ पे आपको गिरफ्तार करने नहीं आती, पुलिस वहाँ पे आपको रिश्वत लेने नहीं आती, पुलिस आपको थ्रेट करने नहीं आती, पुलिस आपको वहाँ पे मजबूर नहीं करती कि आप किसी MPA की, MNA की कॉल करवाएं। पुलिस आपको सिर्फ सेफ्टी देने आती है, पुलिस आपकी मदद करने आती है। तो पुलिस का और एम्बुलेंसेस का जो सिस्टम है वहाँ पे, अगर पीर ज़ियाद साहब ने वहाँ पे कॉल की है तो वो आपको कॉल के ऊपर ही एंगेज रखते हैं। सही। और एंगेज रखते रखते आपसे सवाल पे सवाल पूछे जाते हैं और आपको ये कहते हैं अपने घर का बाहर वाला डोर ओपन कर दे। वो तब तक आपको कॉल पे एंगेज रखते हैं जब तक वहां पहुंच नहीं जाते, यहाँ तो पहुंचती नहीं, यहाँ तो पहुंचती नहीं है। तो वो वहां पे पहुंच जाते हैं और कॉल होल्ड ही होती है तो वो वहां पे पहुंच जाते हैं। तो जब पुलिस आपको हेल्प करने आएगी तो अगर आप किसी को मददगार अपना समझेंगे तो आपको फौरी तौर पे आप बुलाएंगे। ठीक बात है। हाँ जी। तो अगर आपको ये पता होगा कि मेरा कोर्ट का निज़ाम या मेरा पुलिस का निज़ाम जो है ये मुझे सच्ची गवाही देने पर भी उल्टा फंसा देगा तो फिर तो आप गवाही भी नहीं देंगे। कहाँ से सिस्टम चल। ये जो ओवरसीज की सोच अप्रोच होती है, जैसे अभी हमने जुमा पढ़ा और हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, हम बहुत पीछे हैं दुनिया से। इसकी रीज़न क्या है और हमें किस स्पीड से चलना चाहिए और कितनी दौड़ यानी कितनी रेस हमें मज़ीद लगाने की ज़रूरत है ताकि दुनिया के कदमों के साथ हमारे भी कदम बेशक टच ना हो लेकिन हम करीब पहुंच जाए। अच्छा, मैंने तमाम बर्रे आज़म जो हैं उनको देखा है, प्रैक्टिकली लोगों से वास्ता पड़ा है। मैं ये समझता हूँ कि हम तकरीबन 200 साल एडवांस दुनिया से पीछे हैं। ठीक है, ठीक है जी। ये जो भी हम लोग एडवांस दुनिया की ये टेक्नोलॉजी पैदा करता है, जिसको बड़ा हम नुकता है 200 साल हम 200 साल पीछे। थोड़ा मैं ऐड कर लूँ कि जो हमारे अपना पेशावर है, कोयटा है, ये लाहौर से 50-50 साल पीछे हैं। जो पंजाब है ये कराची से 50 साल पीछे है। बिल्कुल ऐसे। और जो कराची और दुबई से 50 साल पीछे है। बिल्कुल ऐसे। और ग्वादर को हमने चलने नहीं देना। हाँ। अच्छा, तो उसमें ये है कि हम जो समझते हैं कि आलमे इस्लाम जो था उसकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी थी, लेकिन जो 400 साल अगर हम पीछे चले जाएं तो हमने टेक्नोलॉजी से यकसर नज़रअंदाज उसको करके रखा। जो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है जिसको मैं अक्सर कहता हूँ वो टेक्नोलॉजी का है।
सही। कि आलम इस्लाम ने यकसर टेक्नोलॉजी से अपनी आंखें बंद करके रखी, साइंस से अपनी आंखें बंद करके रखी। हम लोग, हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मजहबी कॉन्ट्रैक्टर है या हमारा जो हाकम है जी, ये एक कल्ट बने हुए हैं, एक माफियाज की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। तो टेक्नोलॉजी को हमारे जो मजहबी लोग हैं ये तो वैसे ही हराम करार दे देते हैं, जो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी। तो मैं ये समझता हूँ कि आलम इस्लाम के पीछे रहने की एक ही वजह है, अगर आप वन लाइनर कहें कि साइंस और टेक्नोलॉजी में हम लोग पीछे रह गए। हम लोग किस्से कहानियों पे ज्यादा यकीन रखते हैं, वो लोग अमल पे ज्यादा यकीन रखते हैं। ठीक है। उन्होंने अपनी जो लाइफ है उसको अमली तौर पे जरूरत के मुताबिक बनाया। वो लोग एक साल के अंदर जो हॉलीडेज होते हैं उसको वो एंटरटेन करते हैं, उन हॉलीडेज के अंदर उसको लग्जरीज वो अवेल करते हैं। हमने अपनी लाइफ को जरूरियात के मुताबिक नहीं बनाया, बल्कि हमने जरूरियात को अपनी लाइफ के मुताबिक डाला। अपनी लाइफ के मुताबिक जो लग्जरी लाइफ का कॉन्सेप्ट है जो हमारे आलम इस्लाम में है, ये वेस्ट के अंदर हरगिज नहीं है। सही। वेस्ट के अंदर वो बड़ी टफ लाइफ गुजारते हैं, वो टफ लाइफ गुजारते हैं, इसीलिए वो लोग 200 साल हमसे आगे निकल गए। हम लग्जरी लाइफ गुजारते हैं। हमारे जितने भी साबका भी नवाब लोग थे, जितने भी हमारे हाकिम लोग थे, उनकी आप देख लें कि लाइफ किस टाइप की लग्जरी लाइफ थी। उसके मुकाबले में अगर आप वेस्ट को देखते हैं तो वेस्ट वो लग्जरी लाइफ आपको कहीं देखने को नहीं मिलती। ठीक है। जो क्वीन एलिजाबेथ के खामन थे, प्रिंस फिलिप, तो उनसे उनका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, तो उन्होंने कौम से आके माफी मांगी थी कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस जो है एक्सपायरी के बावजूद मैंने चलाया। तो उन्होंने कौम से आके माफी मांगी और उसके बाद कभी ड्राइविंग भी नहीं की। यहाँ कोई किसी आपके ट्रैफिक वार्डन की जरूरत है कि वो किसी मिनिस्टर को भी रोक ले? अच्छा, ये बताइए कि जो हमारे मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पे नेशनैलिटी नहीं मिलती, बेशक आप 50 साल काम करें, मगरब और यूरोप में आप एक टाइम के बाद आपको नेशनैलिटी मिल जाती है। यहाँ भी वो गुलामी वाला कंसेप्ट, इसका नाम हमने कफील रखा हुआ है, इस पे थोड़ा सा बताएं। ये बहुत ही अहम आपने नुक्ता उठाया। देखिए, जो मगरब वाले हैं ना, वो तवक्कल ज्यादा करते हैं, उनका खुदा पे ज्यादा यकीन है और वो अल्लाह पे इतना अंधा यकीन रखते हैं, और अल्लाह के बाद वो मेरिट पे यकीन रखते हैं कि मेरिट पे जो लोग आगे आते हैं वही लोग आगे बढ़ जाते हैं, बेशक पाकिस्तानी हो बेशक इंडियन हो। थैंक यू। हमारे मुस्लिम ममालिक, सपोज कि आप खलीजी मालिक की बात कर रहे हैं कि वो नेशनैलिटी नहीं देते, उनका तवक्कल बहुत कम है। अच्छा। और उनका बिल्कुल भी तवक्कुल नहीं है। अगर उनका तवक्कुल हो तो वो लोगों को मेरिट की बुनियाद पे कंसीडर करें, जैसे वेस्ट वाले करते हैं कि जो लोग मेरिट पे आगे निकलते हैं वो आगे निकल जाते हैं। आपको मिसाल एक मैं देता हूँ, बरतानिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं और बरतानिया में ने दुनिया में स्याह सफेद पे राज भी किया। तो बरतानवी पार्लियामेंट के अंदर 20 पार्लियामेंटेरियन हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन से बिलोंग करते हैं, और वो हमारे पाकिस्तानी रीजन से बिलोंग करने वाले लोग जो है वो जाके उस गोरे के लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं जो गोरा स्याह सफेद पे हुकूमत कर चुका है। क्या बात? क्या इससे बड़ी तवक्कुल की और क्या मैं आपको सिंबल दे सकता हूँ, क्या मिसाल दे सकता हूँ कि उनका पूरा तवक्कुल है कि हम जिसको मर्जी नेशनैलिटी दे आगे वही बढ़ेगा जो हकदार होगा। लेकिन कैसे उन्होंने ये बुत का खौफ तोड़ा कि वो हिंदू भी नेशनलिटी ले रहा है, सिख भी ले रहा है, मुस्लिम भी ले रहा है, अरबी भी ले रहा है, बुत तोड़ा कैसे? बुत तो उन्होंने, मैंने बताया ना कि सिर्फ तवक्कुल पे तोड़ा, कि उनका तवक्कुल है, वो जाहिर बात है वो भी डिवाइन रिलीजन के मानने वाले तमाम लोग हैं। और उनके अलावा भी दुनिया के अंदर जो लोग ह्यूमन राइट्स के चार्टर को जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया है, कंसीडर किया, यूएनओ के साथ जो लोग चल रहे हैं, उनमें ये बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि वो नेशनैलिटी भी आपको देते हैं, आपको पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन लड़ने के लिए भी देते हैं। आप तो वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हो, आप वजीर, आप देख लें कि एक हिंदू रीजन का आदमी, मुस्लिम कंट्री में हम एक मरला जगह नहीं खरीद सकते। अच्छा, उसमें जो ऋषि सुनाक जो हमारे पीएम है बरतानिया के, वो ओरिजिनली वो गुजरांवाला के उसके फोरफादर्स रहने वाले हैं, पता है आपको? जी, मेरे इल्म में। हाँ, वो तो मजहब हिंदू होने की वजह से उसको लोग इंडियन ब्रिटिश कहते हैं, वरना उसके फोरफादर्स पार्टीशन से पहले के यहाँ से मूव करके केनिया चले गए थे, वहां से वो फिर बरतानिया मूव कर गए और वो गुजरांवाला के अच्छे वक्त पर निकल गए। हाँ जी, वरना यहाँ तो किसी हाथ में मार देना। अब आखिर में ये बताइए कि जो बुद्ध मत है, सुनने में आ रहा है, रिसर्च ये बता रही है कि दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब है और पाकिस्तान में उसकी बेस मौजूद है, सिखों की बेस हमारे पाकिस्तान में मौजूद है।
कैसे हम बाहर के लोगों को यहाँ लेके आए, जब वो यहाँ आए उनको तंग करने वाला ना ओपन माहौल उनको फराहम किया जाए, ताकि जो हम रो रहे हैं इकॉनमी, सिर्फ हम सिख को और बौद्ध मत को अपनी तरफ मुतवज्जो करवा लें, उन्हें पता हो कि हम पाकिस्तान जा रहे हैं, हमारी पूरी तरह सेफ्टी होगी वहाँ पे, इस पे क्या कहेंगे आप? अच्छा देखें, सिख तो चलो हमारे पंजाबी भाई भी हैं, और सिख दुनिया में ना सबसे जदीद मजहब है, यानी सबसे बाद में आने वाला मजहब सिख है। तादाद इनकी बहुत कम है। बुद्ध मत, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बाद दुनिया का थर्ड। सिख कहते हैं 4 करोड़ आबादी है तकरीबन ऑलमोस्ट। तो जो बुद्ध मत लोग हैं, ये तो दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब है। आप चाइना, तीसरा बड़ा मजहब आप चाइना देख लें, इंडिया में कितना आपको बुद्ध मिलता है। आप थाईलैंड देखें, कोरिया देखें, जापान देखें, ये सारे लोग बुद्ध ही तो हैं। तो बुद्ध मत की जो हिस्ट्री है वो आपका टेक्सला भरा पड़ा है, आपका केपी के सारा भरा पड़ा है। चूंकि जो महात्मा गौतम के प्रीचर थे, जो महात्मा गौतम के डायरेक्टली उसके हाथ पे उसका दीन जिन्होंने कबूल किया और उनको एज ए मुबल्लग तबलीग के लिए उन्होंने भेजा, उसको बख्शू कहते हैं। यानी महात्मा गौतम के बाद बुद्ध मजहब के अंदर जो सबसे ज्यादा अहमियत है रिलीजियसली, वो उसके बख्शू की है। सही। तो बख्शुओं की तादाद मैक्सिमम पाकिस्तान के अंदर वो मदफून है। वो जब उनका बख्शू मर जाता तो उसकी कब्र 9 गज लंबी बनाते। इवन के मैं आपको सोनिया गांधी ने 95 के अंदर कुछ कालम लिखे थे, वो बड़े अलार्मिंग कालम। तो ये जो हमारे इस पंजाब में भी बाद कब्रें मिलती 9 गजी, जो मैं उसी पे आ रहा था कि सोनिया गांधी ने 95 के अंदर ये क्लेम किया था कि पहले लोग हिंदू से मुस्लिम होते थे, क्योंकि इस्लाम मजहब जो था सच्चाई पे मबनी या इक्वालिटी, मुसावात का दरस देता था। अब जब मुसलमानों ने भी हिंदुओं का लिबादा ओढ़ लिया तो लोग मुसलमान होना बंद हो गए। अब मुसलमानों का अलमिया ये है, ये उसके आर्टिकल्स के अंदर था जो 95 में उसने लिखे। उसने कहा कि मुस्लिम का अलमिया ये है कि महात्मा गौतम के जो बख्शू थे वो अपने बख्शू की कब्र पूरे हिंदुस्तान के अंदर, नेपाल के अंदर वो बनाते थे 9 गज लंबी। तो इन मुस्लिम लोगों ने उसको नगजा बाबा यानी 9 गज लंबा बाबा कह के उसकी भी पूजा पाठ शुरू कर दी। सही। जबकि मैं आपकी तो जो मैं करवाता हूँ मरकूज एक ही लाइन पे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अगर आप देखें, उनके पाँव देखें आप खाना काबा में जो लगे हुए हैं, निशान मौजूद, वो मैक्सिमम को 6 फुट आदमी के पाँव हैं जी, ऐसे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारे 1500 साल पहले आए, तो उनका हाइट भी औसत कद था, उनका 5 फुट 10 इंच के लगभग। जो मुख्तलिफ मुबस्सिरीन ने और मुख्तलिफ जो फुकाहा हैं, जो रिसर्चर, तो जब हमारे इस्लाम के अंदर तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम के कद भी मैक्सिमम 6 फुट थे। असल तो जो प्रॉपर इंसान है वो 5 और 6 फुट वाला है, वही है पूरी दुनिया में। कुरान पाक में भी आद समूद की कौम, नॉर्मल इंसान यही होता है। आद समूद की कौम के अलावा कोई लंबी कौम आपको कुरान पाक की कोट नहीं करता। सही। तो 9 गज का आदमी जब आपको आलम इस्लाम की तारीख में ही नहीं मिलता तो आप हिंदुस्तान में कहाँ ले आए हैं? वो बख्शू है महात्मा गौतम के, जिनको हमने अपना मजार बना के उसको हमने एक होली प्लेस बना दिया है। सही। तो जो बुद्ध मत की आपने बात की, हम इसको, ये बहुत बड़ा हमारे पास है, इसकी हिस्ट्री है। और अगर सिविलाइजेशन की कहें तो मौजूदा की हिस्ट्री हमारे पास। अब आप गवर्नमेंट को क्या राय देंगे कि भाई कुछ इन लोगों को आप मुतवज्जो करें ताकि इकॉनमी मुल्क की बेहतर, जब डॉलर आएगा, जब विजिटर यहाँ पे आएगा तो आपकी इकॉनमी बेहतर होगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट बुद्ध मत की जो यहाँ बाकियात हैं, बुद्ध मत के रिलीजियस प्लेसेस हैं, उस पर तवज्जो दे और दुनिया को ये बताए कि जो हमारी मज्जो-दड़ो है ये दुनिया की सेकंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। आपको पता है इंडिया ने कितने अरब लगा के एक मूवी बनाई थी मज्जो-दड़ो के नाम से। तो अगर गवर्नमेंट इसको बताने में कामयाब हो जाए कि सेकंड ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन थी, इंडस सिविलाइजेशन जो थी, बड़ा अच्छी है आपकी तजवीज़ है कि गवर्नमेंट के ऐसी वीडियो बनवा दे, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर बना दे ताकि पूरी दुनिया के लोगों को वो देखें, वॉच करें और वो उनको कशिश में लेके पाकिस्तान में जाना चाहिए। हमारे सकाफत के और टूरिज्म के डिपार्टमेंट्स को इस पे तवज्जो मरकूज करनी चाहिए कि जो सेकंड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है उसके वारिस हम लोग हैं। सही। हम पाकिस्तानी है, मौजूदा हमारे पास है, हड़प्पा हमारे पास है, तो उसको हम दुनिया, बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने मार्केट कर सकते हैं। जो सिखों के रिलीजियस मकाम है, जो बुद्ध मत के हैं, उनको हम मार्केट कर सकते हैं। वैसे सिख भी बहुत बड़ा है, 4 करोड़ बड़ा सिख है, वही हमारे पास आना शुरू हो जाए। सिख तो देखिए आ रहे हैं, वो तो हमारे हम जबान भी है। तो उस तरह नहीं आ, जिस तरह उन्हें आना चाहिए, या उनको हमें ओपन माहौल देना चाहिए, या इंडिया खास तौर पे
जिस तरह वो कंट्रोल रख के आने दे। जी बिल्कुल, वो इंडिया सारी बात है, हमारा वो नेबर कंट्री भी है, हमारा वो मुखालिफ कंट्री भी है, उसको थोड़े से इश्यूज हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी अफजल साहब, आपने कीमती वक्त दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम नाज़रीन, इंशाल्लाह अब दोबारा आपसे मिलेंगे और नए गेस्ट के साथ मिलेंगे। आप अफजल साहब की बातों को सुने और इनको अपने ऊपर नाफिज करें, तारीख करें, देखें कि हम किधर थे, किधर जा सकते हैं और कहाँ हमें ब्रेक लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम।